नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कीमत। बच्चों को स्कूल बैच में बिठाकर वापस सालू खिन्न मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गाना कुछ भी उनके मन को वो सुकून नहीं दे पा रहे थे जो अपने पिछले शहर में घर में छोड़ आई थी। सालू इधर उधर दौड़ती ससरती नजर से थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट पे खड़ी बुढ़िया पे ठहर गई। ओ, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है? सालू उदासी बेचैनी से तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी सालू उस बुढ़िया को कई बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो चुके थे सालू को पूना में से गुड़गांव शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। पति सुधीर का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर पे व्यस्त हो गए। छोटी सहेली का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर सोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास मिल सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन सालू उसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़ कर दूसरी जमीन पे रोपे गए पेड़ की जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना स्वस्थ चल रहा था। पूना में उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी भीड़ थी, जिसके भरोसे वो घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। पर घर के पास ही बच्चे के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी रखा था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटते तक वहीं रहते। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर सुधीर के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ न आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड भी मिल रही थी। उसका केयर ये तो चौपट ही समझो। और इतनी टेंशन के बीच में वो विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की केयर नहीं ले रही थी। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते सालू परेशान हो उठी। 2 दिन बाद सुधीर टूर से वापस आए तो सालू ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। सुधीर को कुछ भी चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना और उसका ध्यान रखना, वरना फिर देखते हैं पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। सालू का घर को दोबारा रेडी पर जाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह सालू ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पे आया हुआ था। सुधीर उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पे उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी लग रही थी। सालों को लगा उसने यह चेहरा कहीं और देखा है था, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके सुधीर घर के अंदर आ गए और वो बुढ़िया मेन गेट पे खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? सालू ने चिंतित स्वर में सुधीर से अपने पति से पूछा। और बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसे तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानते हो वो कौन है? सालू का विचलता चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है, सालू अपने पति से कहती है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया। अपनी बुढ़िया माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। सुधीर का चेहरा भीतर से भर उठा। वही सालू याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पे गायत्री निवास लिखा था। वही एक रजीसी ठाट वाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा भी इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है, मगर अब यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है, वो कहता है। सालू चिंतित हो उठी। नहीं नहीं नहीं, आज इसके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं है, वो अपने पति से कहती है। तुम्हें ना सही, उन्हें तो और हमारे यहाँ से ही उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए, अनमने मन से ही सही,
मगर सालू ने हाँ कर दी। गायत्री देवी अंदर आ गई। छिन गया तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों से कोरे में कुछ जमे, कुछ पिघले से आंसू अंदर आकर उन्होंने सुधीर और सालू को ढेरों सारे आशीर्वाद दिए। नजर भर भर कर उसे पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने दुख एक साथ तैराए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखों बंद कर बैठ रही। बंद आंखों लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पे ही जाऊंगी, मगर स्वर भर आया था। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ, मगर शांतनु के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आई। सालू और सुधर निशब्द हो बैठे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी, पर जैसे ही घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही ना थे। पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सालू गायत्री देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे में सुधीर को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख ले। अकेली है, बेसहारा है और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनावे को देंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब नौकर की तरह? नहीं नहीं नहीं, नौकर की तरह ही नहीं। हमें इनके कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है, बस ये घर पे रहेगी तो घर के आदमी की तरह मेड पे आने जाने वाले पे नजर रख सकेगी, बच्चों को देखभाल संभाल सकेगी। ये घर पे ही रहेगी तो मैं भी आराम से नौकरी पे जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर के बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएगी? सुधीर अपने पत्नी से कहती है, क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे छुप छुपा कर देखा करती है। और अगर कहीं मालकिन बन घर पे अपना हक जमाने लगी तो क्या निकाल बाहर करेंगे? घर तो हमारे नाम ही है ना। ये बुढ़िया क्या कर सकती है? उसने फिर से बोला, ठीक है, तुम बात करके देखो। सुधीर ने सहमति जताई अपनी पत्नी से। सालू ने संभाल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहे तो यहाँ रह सकती है। सालू गायत्री देवी से बोला। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्तावना से चमक उठी। क्या वाकई इस घर में रह सकती हूँ? लेकिन फिर बुझ गई। आज के जमाने में जहाँ सगे बेटे ने उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्या रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, आपको नाहन ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपको रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कट्टू अनुभवों से नजर चुकी गायत्री देवी सालू की आंखों में छिपी मनसा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मुंह मन न कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सधे अनुभवी हाथों से घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारियों से बेफिक्र होकर सालू ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनुहार का खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधन की तरह अपनी देख रेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चे के स्कूल से आने के वक्त वो नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। सालू भी हैरान थी कि बच्चे चिप्स और पिज्जा के अलावा कुछ भी मन में ना खाते थे। उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी से खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे।
उनकी कहानियों की लालच से कभी देर तक टीवी से चिपक रहने वाले बच्चे उसकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों को एक जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। सालू और सुधीर बच्चे से आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चे के बैठ बातें करने की समय ही नहीं होता था। पहली बार सालू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नाना दादी का प्यार बच्चे पे कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही सुख वंचित थे, क्योंकि उनके जन्म से पहले उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज सालू का जन्मदिन था। सुधीर और सालू ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को और अम्मा संभाल लेंगे, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चे ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वही अम्मा ने सालू की मनपसंद डिशेज और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी बच्चे ने उत्साह और अम्मा की मेहनत से सालू अनुभूति हो उठी और उनकी आंखें भर आई। इस तरह की प्यारी ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चे ने भी कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। लेकिन आज गायत्री देवी की वजह से बच्चों ने भी सारा चीज किया था। बच्चे दौड़कर सालू के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया है। सालू की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी उन्हीं से संस्कार के कारण। केक कटने के बाद गायत्री देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और सालू को और बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? सालू ने गायत्री देवी से पूछा। तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। सालू ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चैन थी। अम्मा ने दिया था। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की चैन, सोने की मालूम होती है। सालू ने कहा, हाँ बेटी, सोने की है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हें कोई तोहफा दूं, कुछ और ना सही। मेरे पास बस यही चेन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूँगा? तुम पहनना, तुम पे बहुत अच्छे लगेगी। सालू की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लालच बुढ़िया समझकर स्वार्थ के तत्पर से अपने यहाँ आश्रय दिया था। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने बच्चे एकलौते संजन को भी उसे सहज ही दे रही है। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद है। समझ कर रख ले। मेरी तो उम्र हो चली है, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पे सदा बनाए रखे, कहकर सालू उनसे लिपट गई, जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन सालू कभी नहीं भूली, क्योंकि उस जन्मदिन की बेशकीमती उपहार मिला था, जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते। वो निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उसकी घर में पूर्ण प्रतिष्ठा हुई थी। घर बड़ी है आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर में बाहर लगाई गई। वो पुराने नाम प्लेट भी दे दी गई थी, जिसपे लिखा था गायत्री निवास। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।